नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फरवरी माह के 4 सप्ताह के 4 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं और मार्च माह के 2 सप्ताह के करंट अफेयर भी आप लोगों को प्रोवाइड हो चुके हैं। तीसरा सप्ताह का करंट अफेयर किसी अपरिहार्य कारणों से लेट हो गया था, जिस वजह से मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर आप लोगों के सामने पेश हो रहा है। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। याद रखिए ऐसा करना बिल्कुल ही निःशुल्क है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। वर्तमान में सऊदी अरब की जगह लेकर कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति बन गया है? जी हाँ, इसमें इराक है नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बन गया है। इसके अलावा कुछ बता दें, भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग सऊदी अरब मार के आते हैं, लेकिन इसमें हकीकत यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया भर में हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG की उपलब्धि में गणितीय विज्ञान की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। 2019 से पहले इसे पाई के रूप में मनाया जाता था। जी हाँ, पाई के रूप में। पाई का मान 22/60 आपको याद होगा। पाई की गणना सबसे पहले सिरैक्यूज के आर्किमिडीज ने की थी। जी हाँ, सिरैक्यूज के आर्किमिडीज ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 का विषय था गणित के लिए एक बेहतर दुनिया, और भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने अपने सप्ताह भर की भारत दौरे के दौरान उच्च सदन की कार्यवाही देखी? जी हाँ, ये आपके हैं श्री डुअर्ते पचेको। ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने एक सप्ताह भारत का दौरा किया, जिसके दौरान इन्होंने भारत की संसद का अवलोकन किया। श्री पचेको संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भारतीय संसद समूह IPG के तहत संसद सदस्यों को संबोधित करेंगे। अंतर संसदीय संघ IPU 1889 में गठित हुआ था। यह सबसे पुराने और सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघीय निकाय में से एक है। इसमें 149 से अधिक सदस्य शामिल है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। GS ढिल्लो और नजमा हेपतुल्ला ने IPU के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। GS ढिल्लन तब लोकसभा के अध्यक्ष थे और नजमा हेपतुल्ला तब राज्यसभा की उपाध्यक्ष हुआ करती थी। लोकसभा अध्यक्ष IPG के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी महिला खिलाड़ी भारतीय फ्रेंजर बन गई है जिन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? जी हाँ, पहली चीज तो फ्रेंजर का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। फ्रेंजर का मतलब होता है तलवारबाज, जैसे कि इनके हाथ में तलवार लगी हुई है। तलवारबाजी में भवानी देवी पहली बार भारतीय फ्रेंजर बन गई है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यह दुनिया में 45वें स्थान पर है। 2008 से 15 से टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल IMC ने मीडिया की स्वतंत्रता के सुधार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये आपके कुलदीप सिंह धतवालिया। जी हाँ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक में सुधार के लिए 2020 में इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल IMC समिति का गठन किया था। कुलदीप सिंह धतवालिया ने इस 15 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता की। अच्छा, इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो इसकी मुख्य 2 सिफारिशें थी। एक पहली सिफारिश ये थी कि मानहानि को अपराध न घोषित किया जाए। जी हाँ, मानहानि को अपराध न घोषित किया जाए। दूसरा सिफारिश ये थी मीडिया का प्रकाशन के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले भारतीय प्रेस परिषद की सहमति लेना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने अपने एल्बम फोल्कलोर एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीता? जी, ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैंने इसमें डाले हैं, आप पूरे देखिएगा। 63वें ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है तो इसमें टेलर स्विफ्ट है। टेलर स्विफ्ट ने अपने एल्बम फोल्कलोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। टेलर स्विफ्ट पहली महिला कलाकार है जिन्होंने 3 बार एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। उसके बाद में बेयॉन्से ने ब्लैक परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन जीतने के बाद एक महिला कलाकार द्वारा 28 बार ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीतने का एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, बेयॉन्से और उनकी बेटी ब्लू आइवी कार्टर को ब्राउन स्किन गर्ल के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। कौन से भारतीय खिलाड़ी T20
इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आप इनको चेहरे से पहचान गए होंगे, पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है आपके विराट कोहली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में यूएई के क्रिकेटर मोहम्मद नावेद और शमीन अनवर को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 8 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। जी हाँ, ये 8 साल के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं। चलिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरा ठीक से पढ़िएगा। मैंने काफी प्रैक्टिस में डाले हैं और सारे के सारे काम के हैं। ठीक से देखिएगा इसको, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है और ये हर साल जो है 16 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में काफी फैक्ट दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हर साल विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह भी मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय था वैक्सीन हमें करीब लेकर आती है। जी हाँ, वैक्सीन हमें करीब लेकर आती है। इसके अलावा इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह पहली बार 1995 में मनाया गया था। 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम का भी शुरुआत किया था। 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, 2014 में ही भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है और टीबी मुक्त घोषित करने का भारत का जो लक्ष्य है वो 2025 है, ये भी याद रखिएगा। सरकार ने 2014 में एक चीज और शुरू की थी, ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष भी टीकाकरण का एक कार्यक्रम है। जी हाँ, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 12 बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। ये देखिए मैंने दिया हुआ है 12 बीमारियां, आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया। नए बिल के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है? जी हाँ, इसमें 4 विकल्प सही है, एक गलत है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक बिल, देखिए, एक डॉक्टर की सलाह पर 20 सप्ताह तक का गर्भपात है, ये सही है। 20 से 24 सप्ताह के बीच की कुछ महिलाओं की श्रेणी में गर्भपात के लिए 2 डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है। जी, ये भी सही है। कुछ असामान्य मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भपात के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। जी, ये भी सही है, तो चौथा गलत होगा। ये जो विधेयक का नाम लिखा गया है ये गलत है, 2021 नहीं, विधेयक 2020 ना कि 2021। लोकसभा ने मार्च 2020 में पहले ही यह विधेयक पारित कर दिया था। वर्तमान में गर्भपात के 12 सप्ताह के भीतर गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बाद में आप देख रहे हैं इस विधेयक पास होने के बाद में ये कंडीशनें लागू हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गया है? जी हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन कौन सा? राजधानी शहर, वो शहर जो राजधानी भी हो, तो ये आपका दिल्ली है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगर खाली शहर की बात करते हैं, ना कि राजधानी, साधारण शहरों में इसकी रैंक डालते हैं, तो दुनिया का 10वां शहर है, ठीक है ना। इससे पहले दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करते हैं तो वो है आपकी ढाका। जी हाँ, ढाका। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व का चौथे सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। जी हाँ, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर यह रैंक हासिल की है, ये हमें देखना है। तो देखिए, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस को छोड़कर उसने यह रैंक हासिल की है। जी हाँ, इस समय नंबर 1 पे विदेशी मुद्रा भंडार चाइना के पास है, दूसरे नंबर पे जापान के पास, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पे आपका भारत है और 5वें नंबर पर रूस है। 5 मार्च को भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 580.3 बिलियन डॉलर हो गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म किस देश में बनाया गया है? तो ये आपका सिंगापुर में बनाया गया। जी हाँ, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है वो कर्नाटक यानी इंडिया में है। जी हाँ। सिंगापुर की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में एक संप्रभु द्वीप है। इसकी राजधानी शहर सिंगापुर ही है और मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। ली हुसियन लुंग सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, ली आधा हा है ये, हुसियन लुंग जो है सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यही एक कारण है। निपटने के लिए सिंगापुर अधिक पेड़ लगाने और स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने पर भी जोर दे रहा है। यही एक कारण है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क किस देश में बनाया जाएगा? सिंगापुर में बनाएगा। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने जैव कैप्सूल के लिए पेटेंट प्राप्त किया। इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, 3 कथन तो आपको सही पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसमें ABC तीनों विकल्प सही है। ये गलत दिया हुआ है, गलत हो गया। तीनों विकल्प सही है।
तीनों विकल्प सही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। भारत में पेटेंट की बात करते हैं तो 1970 के पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित है और इसे 20 वर्षों के लिए पेटेंट किया जाता है। जी हाँ, आजीवन पेटेंट नहीं मिलता है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये 20 वर्षों के लिए पेटेंट मिलता है। 20 वर्षों के बाद में आपको अपना पेटेंट रिन्यूअल कराना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी आपकी कॉपी कर सकता है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसको स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक टीवी को खत्म करने के लिए 2000 में स्थापित किया गया था। कौन सा? स्टाफ टीवी पार्टनरशिप। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, देशों, सार्वजनिक और अन्य निजी क्षेत्रों के दाताओं, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है। जी हाँ, इनको मेन रूप से एनजीओस कह सकते हो। इसका विजन टीबी मुक्त दुनिया बनाना है। मैंने अभी आपको बताया था, इसका मुख्य लक्ष्य 2030 के अंत तक तपेदिक यानी टीबी महामारी को दुनिया से खत्म करना है। इसमें भारत का क्या लक्ष्य है? भारत का लक्ष्य है 2025 तक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर आएगा, मानेगा नहीं है, ठीक है ना। ये जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप का अगर मुख्यालय बात करते हैं तो ये जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुणे के एक संग्रहालय को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया, इसका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 4 स्टार लगा लीजिएगा। तो इसका नाम है ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय। जी हाँ, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय। इसमें 51,000 से अधिक क्रिकेट से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं। लगभग 450 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने संग्रहालय का दौरा भी किया हुआ है। इसने लॉर्ड्स क्रिकेट संग्रहालय, ब्रैडमैन क्रिकेट संग्रहालय, वेस्ट इंडीज क्रिकेट विरासत केंद्र और न्यूजीलैंड क्रिकेट संग्रहालय को क्रिकेट से संबंधित वस्तुओं के संग्रह मामले में पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, ये जो बाकी के नाम दिए ये भी क्रिकेट संग्रहालयों के नाम है। इसे कैसल ऑफ क्रिकेट के रूप में भी जाना जाता है। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड अकादमी द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसकी स्थापना रोहन पाटे ने की थी। इसका औपचारिक उद्घाटन 2012 में, जी हाँ 2012 में सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ऑडियो कैसेट टेप आविष्कारक का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? जो आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है लो ओटेंस। जी हाँ, लो ओटेंस इसका नाम है, लो ओटेंस। ऑडियो टेप के आविष्कारक लो ओटेंस का 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, ठीक है ना। जॉन ब्लेयर्ड की बात करते हैं इसमें, तो जॉन ब्लेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, और जेम्स रसल की अगर बात करते हैं तो जेम्स रसल ने सीडी का आविष्कार किया था। जी हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किया था। इस माने आपने चारों आविष्कारों के नाम याद कर लिए। ध्यान रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चनों में या वैसे स्टैटिक्स जीके में जो है इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, किसने क्या आविष्कार किया अपने से। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को छात्रों के लिए जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए टूनस मीडिया ग्रुप ऑफ यूएसओ इंडिया के साथ जुड़ा। इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, आपको गलत कथन छांटना है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च अवसर पर छात्रों द्वारा बनाया गया एनिमेशन वीडियो स्कूली छात्रों के लिए टच टू OOH यानी ओ वाटर वाइज प्रोग्राम के तहत जारी किए जाएंगे। टच टू ओ वाटर वाइज प्रोग्राम सितंबर 2020 में 4 चरण में शुरू होंगे। जी यहीं पर ये गलत दिख रहा है। इसके बाद में टच टू ओ वाटर वाइज कार्यक्रम 6 से 14 वर्ष की आयु के स्कूली छात्रों के लिए देशव्यापी जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम है, ये भी सही है। कार्यक्रम के तहत टूनस एनिमेशन के मेंटर्स ने 93 शॉर्ट लिस्टेड छात्रों को प्रशिक्षण दिया है, ये भी सही है। तो ये जो आपका दिया हुआ है 4 चरण में शुरू होंगे, तो ये 4 चरण में शुरू ना होकर 2 चरण में शुरू होंगे भैया। पहला चरण 1 अक्टूबर से 9 नवंबर तक और दूसरा चरण आपका जनवरी से मार्च तक का है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। ये आपके हैं अजय माथुर। अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का कुशलता से उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना है। यह गठबंधन 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। जी हाँ, अजय माथुर की बात करते हैं तो INA के महानिदेशक के रूप में उन्होंने 4 साल की नियुक्ति प्राप्त की है। यह इनको 4 साल के लिए नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए। उन्हें उपेंद्र त्रिपाठी की जगह दी गई है। रमेश पोखरियाल की बात करते हैं, यह हमारे शिक्षा मंत्री हैं।
ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसका अगर इसके हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी कि हरियाणा, अर्थात भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन है यूएन विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 49 देशों में से किस स्थान पर है? तो इसमें भारत आपके 139वें स्थान पर है, अर्थात भारत विश्व के सबसे ज्यादा दुखी देश है, ये कह सकते हैं। खाली पूरे विश्व में 10 देश ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा दुखी हैं, बाकी भारत सबसे ज्यादा दुखी देश है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने यह रिपोर्ट जारी की है। 149 में से उनके नागरिक खुद को कितना खुश मानते हैं, इस आधार पर रैंक जारी की गई है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे दुखी देश है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से ठीक पीछे अफगानिस्तान है। 106 किलोमीटर की जो है सीमा भारत से इसकी लगती है, डोरन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जिम्बाब्वे 148वें नंबर पर है, रवांडा 147वें नंबर पर है, बोत्सवाना 146वें पर और लेसोथो 145वें नंबर पर। फिनलैंड शीर्ष पर है, याद रखिएगा। जो फिनलैंड है वो शीर्ष पर है। इसके बाद आइसलैंड शीर्ष पर है। डेनमार्क बीच में घुस गया, बाकी की 4 लैंड जो है फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड आपके 1 बाय 1 करके आगे है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ, 20 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की थीम थी सभी के लिए खुशी, हमेशा के लिए खुशी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत 149 में से 139वें स्थान पर है। एक खास बात मैं आपको बता दूं, 2019 में भारत 140वें स्थान पर था, यानी कि अब भारत पहले से थोड़ा सा इसमें भारत ने सुधार की है, एक रैंक की सुधार की है। और एक उससे भी बड़ी खास बात यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन क्रमशः जो है 105, 101 और 84वें स्थान पर इस इंडेक्स में देखने को मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनर्जी स्वराज यात्रा 2021 स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा ऊर्जा, एक 11 साल की लंबी पहल है जिससे ऊर्जा स्वराज को सार्वजनिक आंदोलन बनाने के लिए एक बस के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, गलत कथन हमें छांटना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने आवास से कार्यालय तक एनर्जी स्वराज बस यात्रा की सवारी की, ये सही है। प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सोलंकी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक हैं, ये भी सही है। बस 3.2 kW और सौर पैनलों और 6 kWh बैटरी भंडारण से सुसज्जित है, ये भी सही है। ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। यह वर्ष 2020 में शुरू हुई थी, यह यात्रा 2024 तक जारी रहेगी। जी हाँ, 2020 में शुरू हुई थी लेकिन 2030 तक जारी रहेगी, तभी ये 11 साल की लंबी यात्रा कही जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसको मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? जी हाँ, अभी आपने नाम पढ़ा है, डॉक्टर चेतन सोलंकी, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा था। आप उनकी अब तस्वीर भी देख सकते हैं, बहुत ही महान विभूति हैं। कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो ये भारत रत्न प्राप्त कैंडिडेट है हमारे देश के। कैलाश खेर की बात करते हैं तो कैलाश खेर सूफी गायक हैं। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन एक गैर सरकारी यानी एनजीओ है जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा ऊर्जा को बढ़ावा देना है। डॉक्टर सोलंकी जो है स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एससीओ ने फब्बी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की। इनमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? जी हाँ, सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भारत, पाकिस्तान और चीन भाग ले रहे हैं। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है जो तीनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो, और इसमें ये भाग ले रहे हैं भारत, पाकिस्तान और चीन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एससीओ का मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन। जी हाँ, संघाई सहयोग संगठन जो देश हैं, इसके निर्माण की घोषणा अगर बात करते हैं तो 2001 में 6 देशों ने मिलकर किया था, लेकिन वर्तमान में जी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ 8 देश हैं। 8 देश में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए थे। जी हाँ, 2017 में भारत पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। 6 अन्य सदस्य जो हैं आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपका चीन के बीजिंग में है। चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस वैल्यूइंग वाटर थीम के साथ किस तारीख को मनाया गया? जी हाँ, इसका पहले से थीम देख लीजिए, मैंने शुरू में ही दे दिया ताकि आपको याद रख रहे। वैल्यूइंग वाटर इसकी जो थीम है
और ये आपका 22 मार्च को मनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको छोड़िएगा मत। विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 की प्राप्ति में योगदान देना है। 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता प्रदान करना है। जी हाँ, इस दिन का उद्देश्य शुद्ध पानी के महत्व और सुरक्षित पानी के संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी जानकारी लें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 22 दिसंबर 1992 को एक प्रस्ताव अपनाया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। पहला विश्व जल दिवस, चूंकि आप कह सकते हैं कि 1992 में ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, तो पहला जो विश्व जल दिवस मनाया गया था वो आपका 22 मार्च 1993 में मनाया गया था। जी हाँ, 22 मार्च 1993 में मनाया गया था। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। समय का अभाव होने के कारण इसे मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका जो विषय था, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें, इसका इस बार का ये विषय था, थीम थी इसकी। ये इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको आप ठीक से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एट वेल बीइंग थीम के साथ किस तारीख को मनाया गया? ये मनाया गया आपका 21 मार्च को। इस दिन का उद्देश्य हमारे जीवन में वनों के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पृथ्वी पर भविष्य को बेहतर बनाना है। नवंबर 1971 में खाद्य और कृषि संगठन के सदस्यों के सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र ने सभी प्रकार के जंगलों के स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाना शुरू किया था। यानी इससे पहले याद रखिएगा 22 मार्च को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी देख लीजिए। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय की बात करते हैं, भारत के विदेशी संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार एक एजेंसी है। जी हाँ, जो भी भारत के विदेशी संबंध होते हैं उनका संचालन विदेश मंत्रालय के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन मैंने और भी दिए हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। अरिंदम बागची, ये अनुराग श्रीवास्तव की जगह पर स्थान लेंगे। एस जयशंकर की बात करते हैं तो ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ये भी पहले जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में सुषमा स्वराज के खत्म हो जाने के बाद में और इनके रिटायरमेंट हो जाने के बाद में सुषमा स्वराज की जगह पर यही बैठे हुए हैं। हर्षवर्धन श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो ये इस समय वर्तमान में हमारे विदेश सचिव हैं। और एक बात बता दें, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है। जी हाँ, JLN जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे। इसके अलावा ये चारों ऑप्शन काम के हैं, आप लोग इन्हें ठीक से याद कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको साफ कर दिया मैंने। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय पैरा एथलीट ने 2021 पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? जो दिव्यांग एथलीट होते हैं उनके लिए पैरा एथलीट का शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सिंहराज है। जी हाँ, ये सिंहराज है, इनका चेहरा पीछे था इसलिए सामने लगा दिया हमने। ये सिंहराज है, इन्हें आप पहचान लीजिए। राहुल जांगड़ ने P3 मिश्रित 25 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता है। वर्तमान में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में पदक तालिका में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। याद रहे, ऐसा करना बिल्कुल ही फ्री है, साथ में हमें आपका प्रोत्साहन भरा प्यार भी मिल जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।